जय हिंद ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत के बारे में पढ़ा था। उसी को हम लोग कंटिन्यू करके अगला सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 सेशन मैं कंप्लीट कर चुका हूं, 3rd सेशन है आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसी पोर्शन को आगे रिलेट करके। तो वही धारा विद्युत क्या क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, पहले एक नज़र उसकी ओर हम लोग डाल लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज किरचॉफ के नियम, जो धारा विद्युत संबंधित किरचॉफ के नियम है या किरचॉफ के धारा विद्युत या धारा के वितरण संबंधित नियम है, उसको पढ़ेंगे। कार्बन प्रतिरोध द्वारा वर्ण संकेत, या हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन प्रतिरोध है तो जिसमें अलग अलग कलर की पट्टियाँ होती, अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती, धारियाँ होती है, तो अगर वो हमारे हाथ में है तो हम कैसे उसका प्रतिरोध पता कर सकते हैं कि कितना प्रतिरोध उस पर है। तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु और इसकी उपपत्ति की, इसकी आवश्यक शर्त क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन जो होता है, आपने देखा होगा फिजिक्स में सभी संयोजन 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, लेकिन सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है गाइस, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित संयोजन। किस संबंध में या किस व्यस्त में सेल को जोड़ा जाए कि हमें आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले या धारा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति तथा विद्युत ऊष्मा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धारा वितरण संबंधित किरचॉफ के नियम। तो किसी परिपथ में धारा वितरण संबंधित किरचॉफ ने निम्नलिखित 2 नियम दिए हैं। पहला नियम ये बोलता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाले या किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। हम अरेंजमेंट को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि विद्युत परिपथ है, तो इस पर ये एक संधि है विद्युत परिपथ में, हमने माना इस पर अलग अलग किरणें आ रही हैं और ये किरणें जा रही है। एरो से आपको क्लियर हो जाएगा, ये संधि की ओर आने वाली किरणें हैं। हमने इनको नाम दे दिया I1, I2, I3, और जो संधि से होकर जा रही है वो धाराएं हैं I3, I4, I5। तो ये बोलता है कि इनका जो बीजगणितीय योग होता है, मतलब समेशन I बराबर होता है, वो कितना होता है 0। समेशन का मतलब विथ डायरेक्शन इसको जोड़ना है। ठीक है, संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है गाइस, और संधि से जो निकल कर जा रही है उन धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो समेशन I को मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा I1 + I2 + I3, और जाने वाली धाराएं कौन सी हैं, -I4 -I5 बराबर कितना, सभी का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है गाइस, 0 होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी को समझा है। आगे इसको डिस्कस करें तो ये हो जाएगा I1 + I2 + I3 = माइनस टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, विच इज I4 + I5। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जितना करंट संधि पर आ रहा है बिना किसी लॉस के उतना का उतना करंट जो है संधि के दूसरे ओर निकल जाता है। मतलब जितना इनपुट किसी संधि की ओर आ रहा है उतना उतना आउटपुट आगे की ओर बढ़ जाता है। ये किरचॉफ का धारा वितरण संबंधित पहला नियम था। ठीक है, समझते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इस नियम के अनुसार अगर मैं इसे बोलूं कि बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन I बराबर होता है 0। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, जैसे मैंने आपको समझाया, तथा संधि से जाने वाली धाराओं को क्या लिया जाता है गाइस, ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। आगे आप इसको एक्सप्लेनेशन में इस तरीके से समझ सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से जाने वाली धाराएं दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न भागों में बहने वाली समस्त धाराएं, विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में अलग अलग धाराएं बह रही है, तथा उनके संगत प्रतिरोध, मतलब धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोध, ठीक है, का गुणनफल मतलब IR का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब समेशन IR लिख सकता हूं मैं। उस परिपथ में लगाए गए समस्त विद्युतवाहक बल, समस्त विद्युतवाहक बल को किससे दर्शाते, E से, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब ये हो गया समेशन IR बराबर होता है समेशन E, या हम लिख सकते हैं कि समेशन E बराबर होता है
समेसन आई आर, ये भी विद्युत वाहक बल है, ये भी विभव को ही दर्शाता है, तो इस फॉर्म को ये दर्शाता है। या यूँ कह सकते हैं कि समेसन आई समेसन ई माइनस समेसन ई आर बराबर क्या होता है 0। ठीक है, ये भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट नोट जो है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है तथा द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि विभव की बात होती है। प्रथम नियम को धारा नियम तथा द्वितीय नियम को वोल्टेज नियम कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज की बात हो रही, विभव की बात हो रही। और किरचॉफ के नियम केवल बंद परिपथ के लिए सत्य है, सिर्फ और सिर्फ बंद परिपथ के लिए। ठीक है, आगे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेत। गाइस, अगर हमें एक कार्बन प्रतिरोध दे दिया जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा प्रतिरोध पर ही डिस्कस कर लेता हूं। अगर मान लो हमें दिया हुआ है, एक प्रतिरोध दिया हुआ है, ये एक प्रतिरोध दिया हुआ है, मान लो हमने माना कि एक प्रतिरोध दिया हुआ है, कार्बन प्रतिरोध जिसे हम लोग नाम देते हैं, और इस पर अलग अलग रंग की पट्टियां हैं। मान लो 5 रंग है, अलग अलग रंग की पट्टियां हैं। चार रंग की अलग अलग पट्टियां हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये अलग अलग पट्टियां हैं। ठीक है, ये अलग अलग रंग की 4 पट्टियां हैं। तो इन स्ट्रिप्स को, इन धारियों को जो नाम दिया जाता है, इन धारियों को नाम दिया जाता है गाइस ए, बी, सी और डी। तो इनका प्रतिरोध फाइंड करने का फॉर्मूला होता है R बराबर ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस डी प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें प्लेस वैल्यू रखना होती है गाइस। कौन सी वैल्यू रखना होती है सर? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब उसका मान रखना होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रायः कार्बन प्रतिरोध उपयोग में लाए जाते हैं। जितने भी सर्किट बनाए जाते हैं उसमें कार्बन प्रतिरोध उपयोग में लाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध पर 4 विभिन्न रंगों की धारियां होती हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी एवं डी होती है। प्रतिरोध के मान को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। अभी मैंने जो सूत्र लिया था, R बराबर होता है सर ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस डी प्रतिशत, ये मान होता है। जहां धारियां A तथा B के रंग के सार्थक अंकों मीन्स सिग्निफिकेंट डिजिट को व्यक्त करते हैं। तीसरी धारी C 10 की घात को दर्शाती है तथा चौथी धारी D का रंग जो होता है प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि को दर्शाता है या अशुद्धि को दर्शाता है तथा चौथी धारी प्रायः चांदी या सोने की हो सकती है। इनके मान कैसे रखेंगे सर? ये तो हम लोग समझ गए, बहुत ही सिंपल है। टेबल की मैं बात करूं तो ये टेबल है, रंगों के नाम है, उनके सार्थक अंक है और डी के मान के लिए क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो मैं बात करूं, पहला अंक जो दिख रहा है आपको, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी और सफेद, इस तरीके से इनकी कोडिंग है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं कि बहुत बढ़िया से ट्रिक से हम लोग इसको याद कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंटली इस चीज को समझा जा सकता है। ट्रिक क्या है सर? थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना इसे। ट्रिक है मेरी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक है सर। ये क्या है? ट्रिक है। रंगों की मैं बात करूं तो पहले जहां रंग बन रहे हैं तो पहले मैं इनको कोडिंग दे देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जहां वर्ड पूरा बन रहा है उस पर सिर्फ फर्स्ट अंक को हम लोगों ने डिजिट दिया है। रंगों की बात करूं तो शुरुआत हमेशा अंधेरे से होती है। अंधेरा मतलब होता है ब्लैक। ब्लैक के साथ साथ क्या चलता है? ब्लैक के साथ चलता है सर ब्राउन। ठीक है, पहले मैं डिजिट्स की बात कर लेता हूं। फिर तीसरा है रेड, ओ से बनेगा ऑरेंज, वाई से बनेगा येलो, फिर इनके हिंदी नामों को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जी से बनेगा, GR लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है तो याद रखिएगा ग्रीन। बी से बनेगा ब्लू, वी से बनेगा वॉयलेट और वापस जी जो आया है उससे बनेगा ग्रे और लास्ट जो बन रहा है वो बनेगा व्हाइट। ये कोडिंग है सर। ठीक है, ये कोडिंग है। मैंने बता दिया बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, स्टार्ट होगी ब्लैक, अंधेरे से शुरुआत होगी। बी मीन्स ब्लैक ब्राउन। अगर मैं बात करूं इनके रंगों की, इनके क्रम की बात करूं तो ब्लैक को हिंदी में कहा जाता है काला, ब्राउन होता है भूरा, रेड होता है लाल, येलो होता है पीला,
ग्रीन को लिखते हैं हरा, ये सब आपको पता ही है। नीला, वॉयलेट जो रंग होता है उसको हम लोग लिखते हैं बैंगनी। ग्रे जो होता है थोड़ा सा स्लेटी कलर टाइप होता है, स्लेटी रंग इसे बोला जाता है। और व्हाइट तो आपको पता ही है सर, वो होता है सफेद। ये रंगों का क्रम है, ठीक है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। सर इसको सार्थक अंकों को मतलब ये टेबल को याद करने का तरीका। दूसरी बात मैंने बोला चांदी जो होती है वो 10%, सोना 5% और कोई रंग नहीं है तो 20% आपको वैल्यू रखना है। आगे बात करें, क्वेश्चन दिया है कि यदि कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः हरी, पीली, लाल तथा सुनहरी धारियां हैं तो आपको पता है कि हमको सिग्निफिकेंट डिजिट याद रखना है सर। तो पहले तो आपको कार्बन प्रतिरोध निकालना है, तो सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे, R बराबर होता है AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। आपको सॉल्व करना है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसने बोला है कि पहली कौन सी है, हरी, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, फटाफट लिख लो, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे तो डायरेक्टली हम लोग समझ लेंगे। बात हो रही है हरा की, तो ये वाला जो रंग है ये ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 1 2 3 4 और 5। तो ग्रीन के लिए क्या हो गया सर, 5। तो R बराबर हो गया, प्लेस वैल्यू रखना है, सार्थक अंक 5। बी कौन सी है, पीली, पीले के लिए क्या है 4, तो ये हो गया 54 इंटू 10 की पावर। सी कौन सी है, लाल, लाल के लिए क्या है 2, तो 10 की घात 2 प्लस माइनस D%। सुनहरी है तो सुनहरी के लिए क्या है सॉल्यूशन में 5%, तो ये R की वैल्यू हो गई 54 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5%। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में वैल्यू यहीं तक आप लोग देंगे तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो यहीं तक का वैल्यू होता है। तो ये था कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेत कैसे निकालते हैं। अगर आपके हाथ में एक प्रतिरोध दे दिया जाएगा इस, तो उसमें 4 पट्टियां होती है, चारों के रंग अलग अलग, उसकी ट्रिक मैंने आपको समझा दी है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर किसे कहा जाता है। फिजिकल नाम थर्मिस्टर है, तापीय प्रतिरोध। ये अर्धचालकों से बने ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध तेजी से घटता है। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध तेजी से क्या होगा, डाउन होगा, घटता है। उपयोग किसमें होता है, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में, इसका उपयोग सामान्यतः किसी भी विद्युत प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध को स्थिर बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। नोट, थर्मिस्टर का ताप प्रतिरोध गुणांक जो होता है वो क्या होता है, उच्च, हाई होता है। एक छोटी सी टर्म है कि तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसी युक्तियां होती है जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है गाइस, कम हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट टर्म है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस या सुपर कंडक्टिंग या अतिचालक पदार्थ किसे कहा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है गाइस। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ असामान्य रूप से परिवर्तित होते हैं। इन पदार्थों को के ताप को कम करने पर इनकी प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है, घट जाती है, तथा एक विशेष ताप पर इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य। मतलब बिल्कुल कम टेम्परेचर कर दे तो इनकी प्रतिरोधकता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। सीधी सी बात है, हमें पता है कि प्रतिरोध कम होगा तो सीधी सी बात है करंट का मान या चालकता उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेसिप्रोकल होता है, अर्थात इनकी चालकता क्या हो जाती है, अनंत। जब प्रतिरोध शून्य तो चालकता अनंत हो जाएगी। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। यह घटना केवल अत्यंत कम ताप, ये ध्यान रखिएगा, 0.1 केल्विन से 10 केल्विन तक पर ही देखी जा सकती है। इन जिन पदार्थों में यह घटना होती है उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और अतिचालकता कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर बिल्कुल कम 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, अतिचालकता के उपयोग। इनका उपयोग अति उच्च दक्षता वाले कंप्यूटर बनाने में किया जाता है। दक्षता मीन्स एफिशिएंसी, जो जिसमें एफिशिएंसी अच्छी हो, आउटपुट अच्छा मिले। इनका उपयोग अत्यधिक शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में किया जाता है। इनका विद्युत चुंबकों का जनरली उपयोग जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है गाइस, ठीक है। इनका उपयोग विद्युत शक्ति के संप्रेषण में, ट्रांसमिशन में किया जाता है, ठीक है। पावर, इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन में भी अतिचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन सेतु है क्या, हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी डिवाइस है व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चतुर्भुज के 4 भुजाओं को
या चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में 4 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है गाइस। इस तरीके से चतुर्भुज की 4 भुजाओं के साथ 4 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का संकेत जो होता है ये संकेत से बनाया जाता है और 2 प्रतिरोधों के बीच में एक गैल्वानोमीटर धारामापी लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। हमने चतुर्भुज के 4 सिरे मान लिए ए, बी, सी और डी। चतुर्भुज के 4 नाम भी मैं अलग दे देता हूँ, सॉरी, चतुर्भुज के 4 सिरों के नाम भी अलग, प्रतिरोधों के नाम पी, क्यू, आर और एस मैंने मान लिया। ठीक है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है और उसके साथ एक कुंजी को जोड़ दिया जाता है, सेल या बैटरी। ठीक है गाइस, और धारामापी के साथ भी एक कुंजी लगी जाती है जिसको हम लोग K2 नाम दे देते हैं और यहाँ K1 नाम दे देते हैं। ठीक है, ओपन कुंडली। ओपन होती है। ठीक है, ओपन कुंडली जिसे बोलेंगे, ओपन केस बोलते हैं। जब यहाँ से करंट I प्रवाहित होता है तो I जो करंट होता है किस भागों में बटता है, तो यहाँ से जब I प्रवाहित होता है तो I का भाग जो इधर है, हमने मान लिया कि I करंट इस तरीके से फ्लो होता है। हमने मान लिया ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, I1 तथा I2, क्योंकि संधि समांतर क्रम में जा रही है तो 2 भागों में डिवाइड होगा। इसका क्रम पहले तो I1 को डिसाइड कर लेते हैं, I1 इस साइड में जाएगा, इधर इसका कुछ भाग जाएगा IG और जो बचा हुआ भाग है वो यहाँ चले जाएगा, जो कि बचेगा I माइनस IG, बचा हुआ भाग। ये आगे बढ़ेगा तो I2 यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद IG भी यहाँ पर मिलेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या चले जाएगा, तो यहाँ पर चले जाएगा I2 प्लस IG। ये इस तरीके से करंट का फ्लो होता है। तो ये बोलता है जो ओम का व्हीटस्टोन सेतु है, ये बोलता है कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में है तो इनके संगत प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है, P/Q बराबर R/S। ठीक है, इसकी उत्पत्ति भी करेंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, और ये अज्ञात प्रतिरोध, अगर 3 प्रतिरोधों के संगत एक प्रतिरोध अज्ञात है तो उसको ज्ञात करने का ये सबसे बड़ा रूल होता है, उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 3 प्रतिरोधों के समक्ष एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक विधि बनाई जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस सेतु में चतुर्भुज के 4 सिरों पर प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तथा मध्य भाग में एक धारामापी लगाया जाता है। इस धारामापी से कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये थोड़ा सा नोट आउट डाउन करना कि धारामापी से अगर धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है तो सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। मतलब IG जो करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर वो 0 होगा। व्हीटस्टोन के अनुसार यदि सेतु संतुलन की अवस्था में है तब 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात की क्या होता है, बराबर, अर्थात P/Q बराबर हो जाएगा गाइस R/S। संलग्न भुजाओं की बात करें तो आपको दिख रहा है ये संलग्न भुजाएं हैं, P/Q और R/ क्या हो गया S। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है गाइस। ठीक है, संलग्न भुजाएं। आप चाहें तो इसे क्रम में भी समझ सकते हैं या क्रम में भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे PQ/ क्या हो जाएगा RS, ये नाम दे दिया मैंने RS, संलग्न भुजाएं। अब उत्पत्ति करना है, हमें इस चीज को समझाना है, तो समझाने के लिए आपको दिख रहा है कि चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, ABCD में चतुर्भुज आपको दिख रहा है ABC और D। ठीक है, इसमें बंद परिपथ हमने पढ़ा है कि किसी बंद परिपथ में जो किरचॉफ बोलता है, तो किरचॉफ ने ये बोला था कि बंद परिपथ में बहने वाले संगत बहने वाली धाराएं तथा उनके प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो विद डायरेक्शन हम लोग बात करें तो बंद परिपथ, पहले मैं आधा पार्ट ले रहा हूं, आधा पार्ट कौन सा, ABDA में किरचॉफ के नियम से, समझना थोड़ा सा इसको, किरचॉफ के
नियम से। किरचॉफ क्या बोलता है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है गाइस। तो पहले हम लोग बात करें ए बी, कहां से कहां चले? ए से बी। तो यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 और उसका संगत प्रतिरोध कितना है? P। ये डायरेक्शन चल रही है। दूसरी डायरेक्शन में बात करें तो डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है? धारा बह रही है IG और करंट उसका प्रतिरोध कितना है? तो हमने धारा मापी का प्रतिरोध मान लिया G। फिर A से B, B से D, D से कहाँ चलेंगे? A, चूंकि धारा के विपरीत हो रहा है तो माइनस, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2 इंटू क्या हो जाएगा? R, और इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? शून्य। समझ में आया? A से B, B से D, D से A, धाराएं तथा उनका संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग क्या होता है गाइस? शून्य होता है। तो हमें तो पता है कि यदि सेतु संतुलन की अवस्था में हो, यदि उस सेतु जो है वो संतुलन की अवस्था में हो, तब कब संतुलन की अवस्था में होगा? जब धारामापी के सिरों पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो जाए बेटा? जीरो हो जाए, मतलब IG बराबर जीरो। तो इस मान की बात करें तो ये हो जाएगा I1P प्लस IG की जगह रखेंगे 0 इंटू G माइनस I2R बराबर हो जाएगा 0। तो ये पूरी टर्म हो गई 0 बेटा, बची I1P माइनस I2R बराबर 0। ये माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा I1P बराबर हो जाएगा I2R, ये हो जाएगा। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी एक इक्वेशन निकली हमारे पास। हम लोगों ने जो बात की थी वो दोनों इक्वेशंस के लिए है, या हम लोग बोले तो हमें पूरा सॉल्व करना है इसको गाइस। तो एक परिपथ तो हम लोगों ने ले लिया, एक परिपथ के कारण एक इक्वेशन है। अब दूसरा परिपथ दिख रहा है, बंद परिपथ। दूसरा परिपथ कौन सा दिख रहा है? ABDA, ये ले लिया मैंने। तो BCDB, बंद परिपथ BCDB में किरचॉफ के नियम से आधा परिपथ दूसरा मैंने ले लिया। तो जो नियम बोलता है, नियम के अनुसार विद डायरेक्शन हमें चलना है गाइस, किरचॉफ के नियम से। तो B से C की तरफ जाएंगे तो आपको करंट दिख रहा है I माइनस IG, और उसका संगत प्रतिरोध कितना है बेटा? Q है। C से कहां जाएंगे? D की तरफ, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रही तो पहले तो लगा दीजिए माइनस। फॉर्म चल रहा है BC, बंद लूप की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लोज्ड लूप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो C से D की तरफ जाएंगे तो माइनस लगा दिया। करंट कितना है सर? करंट है I2 प्लस IG। उसका संगत प्रतिरोध है सर S। ठीक, फिर आगे चले हम लोग, कहां से कहां चले? B से C से कहां चले? D से वापस चलेंगे B की तरफ, तो माइनस लगेगा। यहां लिख देता हूं मैं माइनस, और कितना हो रहा है? तो वो हो रहा है IgG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? 0। ये बना दिया A से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, पर हमें तो सेतु संतुलन की अवस्था में बताना है। यदि सेतु संतुलन की अवस्था में हो, तो सेतु संतुलन की अवस्था में कब होगा गाइस? सेतु संतुलन की अवस्था में होगा यदि धारामापी के सिरों पर बहने वाले करंट का मान क्या हो जाएगा? 0, IG बराबर 0। तो वैल्यू रखें, तब इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस IG, तो I माइनस 0 हो जाएगा। तो बचा कितना? IQ। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, IG की वैल्यू 0 रखते चल रहे हैं, तो ये बचा IQ इस पूरी वैल्यू में। IG की वैल्यू 0 रख दी, माइनस में I2, IG की वैल्यू तो 0 हो गई, कितना बचा बेटा? S माइनस IgG, ये पूरा 0 हो गया, तो ये बचा, ये उधर चले जाएगा। I1 होगा सर, तो ये हो जाएगा गाइस I1Q, उधर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा I2S। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको दो पक्ष, दो इक्वेशन दिख रही है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, जब समीकरण को भाग देंगे बेटा तो LHS के साथ डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q बराबर में RHS के साथ I2R
बटे I2S, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। कैंसिल करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बचा क्या बेटा P/Q बराबर R/S। और यही सेतु संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, करना क्या है, क्लोज्ड लूप लेना है, क्लोज्ड लूप। ठीक है, और ये थ्योरी। नेक्स्ट, सेलों का संयोजन। सेलों को किस तरीके से संयोजित किया जाता है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेल जो होते हैं उनका सिंबल ये होता है। सेल में एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, प्लस माइनस ये सेल होता है, सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी चलता है। तो लिखा है कि श्रेणीक्रम संयोजन। तो पहले श्रेणीक्रम संयोजन की ही बात कर लेते हैं हम लोग कि सेलों को यदि श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ा जाए ये क्रम बना दिया मैंने। माना हम लोगों ने कि ये सेल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से सेलों को जोड़ा हुआ है। ये कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। और इसके साथ हम लोगों ने चूंकि श्रेणी क्रम जोड़ा है तो बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसको मैंने दे दिया नाम R। और इनके साथ साथ ये जो सेल जुड़े हुए हैं इनके साथ इनका संगत प्रतिरोध भी होगा। आंतरिक प्रतिरोध अगर आप नहीं भी दर्शाते हैं तो ये रहेगा ही रहेगा। और आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, R से। आप मान लीजिए कि इस तरीके से आप लोगों ने सेल के बंडल बना दिए। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इस तरीके से सेल जोड़े हैं। अब यहाँ हम लोग 1 2 3 सेल की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे N सेल की। कितने सेलों को संयोजित किया जा रहा है, N सेलों को जोड़ा है। ठीक है, तो इससे निकलने वाली धारा हमें पता करना है कि कितना ड्रॉन करंट कितना बहेगा। ठीक है, तो करंट जो बहेगा हमें धारा पता करना है कि धारा कितनी निकल कर आएगी। ठीक है गाइस, तो चित्र में सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन प्रदर्शित है। इस संयोजन में प्रत्येक सेल की ऋणात्मक प्लेट को अगले सेल की धनात्मक प्लेट से जोड़ा जाता है तथा पहले सेल की धनात्मक प्लेट तथा अंतिम सेल की ऋणात्मक प्लेट के बीच एक बाह्य प्रतिरोध जो कि मैंने जोड़ा है R जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें, माना N सेलों को, कितने सेलों को, N सेलों को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E हो, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, चूंकि सेल जोड़े हैं तो इनका विद्युत वाहक बल भी कुछ ना कुछ होगा, तो प्रत्येक पर समान होगा। तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो तब तो कुल विद्युत वाहक बल, चूंकि N सेल जोड़े हुए हैं तो एक पर E है तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, N ही हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो R की बात करें तो आपको पता है कि एक प्रतिरोध R है। अब ऐसे N जोड़े हुए और श्रेणीक्रम संयोजन है तो कितना हो जाएगा, NR, ये भी आपको पता है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो आपको पता है कि चूंकि बाह्य प्रतिरोध R है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस NR हो जाएगा। अब ओम के नियमानुसार बाह्य प्रतिरोध R में बहने वाली धारा, तो धारा जो होती है वो आपको पता है कि धारा I बराबर क्या हो जाएगा, विभव, लेकिन यहाँ पर विभव की जगह आएगा कुल विद्युत वाहक बल। और कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या हो जाएगा गाइस, कुल विद्युत वाहक बल बटे में हो जाएगा ओम के नियमानुसार कुल विद्युत वाहक बल। मतलब आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, ये होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे हो जाएगा बेटा कुल प्रतिरोध। मान रख दीजिए, तो I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल कितना है बेटा, NE अपॉन कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध है R प्लस NR, कुल प्रतिरोध ये मान रख दिया। तो ये होता है श्रेणीक्रम में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक। ठीक है, लेकिन इसके स्पेशल केस को हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस कैसे बनेगा, यदि R बड़ा हो, मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बड़ा हो, तो स्पेशल केस में यदि R बड़ा हो NR से, मतलब क्या बात हुई कि सर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में ज्यादा हो, तब NR का मान नगण्य होगा। जो छोटा है उसको क्या मान लेंगे, नगण्य, नगण्य मान लेंगे। तो धारा I बराबर क्या फॉर्मूला, NE अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, R, क्योंकि NR को हम लोगों ने नगण्य मान लिया। या इसे लिख सकते हैं I बराबर N इंटू E अपॉन R। और E अपॉन R किसको दर्शाता है, एक सेल से ली गई धारा को। इसको मैं लिख सकता हूं I बराबर N इंटू E अपॉन R क्या होता है, एक सेल से ली गई धारा।
ये हो गया पहला केस। बात करें दूसरे केस की, तो केस 2 में अंतर अलग कर देंगे हम लोग। यदि अब क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोधों का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बड़ा हो, तो NR बड़ा हो R से, तो जो छोटा है उसको क्या मानेंगे, नगण्य। तब R को, या R का मान नगण्य होगा। R को नगण्य मानने पर, R को जब नगण्य मानेंगे गाइस, तो I बराबर NE अपॉन हो जाएगा NR, क्योंकि R तो नगण्य हो गया, N से N कट जाएगा, तो I बराबर बचेगा E अपॉन R। और E अपॉन R क्या है, एक सेल से ली गई धारा। तो आप देखिए कि जब पहला केस था, जब N टाइम्स आ रहा था, मतलब N गुणा एक सेल से ली गई धारा, और इसमें एक सेल से ही ली गई धारा है, तो लिखा है अतः उपरोक्त स्थितियों में से स्पष्ट है कि जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, तब सेलों का श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभप्रद होगा, क्योंकि N टाइम्स हमें रिजल्ट मिल रहा है गाइस, क्योंकि तब धारा एक सेल से N गुनी होती है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे छोटा छोटा संयोजन को हम लोग उसको समझ रहे हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन को दर्शाता है। ऐसे ही जब बात समांतर क्रम संयोजन की हो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन की जब बात होती है, तो समांतर क्रम में आपको पता है कि समांतर क्रम संयोजन में कैसे संयोजित किया जाता है। माना 3 सेलों को, ऐसे तो हम लोग N सेलों की बात करेंगे, M सेलों की बात करेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक सेल की धनात्मक प्लेट को, प्रत्येक सेट की या सेल की धनात्मक प्लेट को, पहले हम लोग प्लेट से ही बना देते हैं। जो बड़ी प्लेट होती है उसको धनात्मक कहा जाता है गाइस, छोटी प्लेट को ऋणात्मक प्लेट कहा जाता है। प्रत्येक स्लेट की धनात्मक प्लेट को, सेल की धनात्मक प्लेट को किसी बिंदु से तथा इनका संपर्क जो होता है, एक बाह्य प्रतिरोध भी, क्योंकि सेल लगाया हुआ है हम लोगों ने, तो एक बाह्य प्रतिरोध भी लगाना जरूरी होता है गाइस। बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया हम लोगों ने R। चलिए इसको समझिए फटाफट। हमने माना कि प्रत्येक सेल की धनात्मक प्लेट को किसी बिंदु A से तथा ऋणात्मक प्लेट को बिंदु B से जोड़ा जाता है। ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण। इस पर विद्युत वाहक बल E, जो कि समांतर क्रम है, तो इसमें विभव नियत रहता है। ये आपको पता ही है कि विभव नियत रहता है, लेकिन जो धारा होगी वो अलग अलग बिंदुओं पर क्या हो जाती है गाइस, अलग अलग हो जाती है। तो हम लोग बात करेंगे उससे रिलेटेड। तथा आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो सभी पर आंतरिक प्रतिरोध अलग ही रहेगा। हमने मान लिया कि सभी के आंतरिक प्रतिरोध के साथ साथ चले हुए हैं, बंडल में जुड़ा हुआ है, सभी पर आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों ने मान लिया R है। ठीक है, लिखा है सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल की धनात्मक प्लेट को बिंदु A से तथा ऋणात्मक प्लेट को बिंदु B से जोड़ा जाता है। A तथा B के बीच बाह्य प्रतिरोध क्या जोड़ दिया जाता है गाइस, R जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए R जोड़ दिया जाता है। तो माना M सेलों को, श्रेणी क्रम में मैंने N माने थे, अब मैं M कर लेता हूं। M सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है या जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E होगा, क्योंकि विभव नियत रहता है, तथा आंतरिक प्रतिरोध हो R हो, आंतरिक प्रतिरोध R हो, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। अगर एक सेल पर E है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा बेटा, और कांस्टेंट होने के साथ साथ विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, E। और कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध कितने जुड़े हुए हैं, तो हम बोले तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस तरीके से होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस कहाँ तक, M पदों तक,
क्योंकि कितने जुड़े हुए हैं, m जुड़े हुए हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध 1/r बराबर ये हो जाएगा, है ना। तो 1/r तुल्य बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 1/r तुल्य बराबर हो जाएगा m/r, क्योंकि m पदों तक जुड़े हैं तो r तुल्य बराबर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो r तुल्य बराबर हो जाएगा बेटा r/m। ये तो बात हो गई किसकी सर, ये बात हो गई R प्रतिरोध की। यदि आंतरिक प्रतिरोध, यदि बाह्य प्रतिरोध R हो तब कुल प्रतिरोध, तो जो निकला है कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसमें R जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा R प्लस R/m। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, R प्लस R/m, इतना हो जाएगा, सॉरी R, कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R प्लस R/m। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो कुल प्रतिरोध M इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो MR प्लस R/ क्या हो जाएगा बेटा, M। अब हमारे पास विद्युत वाहक बल भी है, प्रतिरोध भी निकल के आ गया है। तब सेल से ली गई धारा, तब सेल से ली गई धारा, तो सेल से ली गई धारा को हम लोग किससे दर्शाएंगे, तो सेल से ली गई धारा I बराबर हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी फॉर्मूला लगाया था बेटा, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन में हो जाएगा कुल प्रतिरोध। दोनों पॉइंट हमारे पास हैं बेटा, तो I बराबर हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल है E, अपॉन में कुल प्रतिरोध की मैं बात करूं तो यह है MR प्लस R अपॉन में M, तो M अपॉन में ऊपर चले जाएगा, तो I बराबर आपको मिलेगा ME अपॉन MR प्लस R। ये हो गया समांतर क्रम में सेल से ली गई धारा का व्यंजक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसके स्पेशल केस। स्पेशल केस में आपको पता है कि क्या करेंगे, एक बार इसको बड़ा करेंगे तो ये नगण्य हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वहीं से, केस फर्स्ट, यदि MR बड़ा हो, मतलब बाह्य प्रतिरोध बड़ा हो किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, तब R का मान नगण्य होगा, या R को हम लोग नगण्य मान लेंगे। तो धारा I बराबर, क्या फॉर्मूला था, I बराबर था बेटा ME अपॉन MR प्लस R, तो MR रहेगा क्योंकि R को तो हम लोगों ने नगण्य मान लिया, तो M से M कैंसिल, I बराबर बचेगा E अपॉन R। और E अपॉन R जो है वो किसको दर्शाता है, एक सेल से ली गई धारा को दर्शाता है, एक सेल से ली गई धारा। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे सर, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बड़ा हो बाह्य प्रतिरोध से, तो जिसका मान बड़ा उसकी वैल्यू रहेगी, जिसका मान नहीं है उसको नगण्य मानेंगे, तब MR को नगण्य मानने पर, ठीक है, तो MR को नगण्य मानेंगे, या हम बोल सकते हैं कि MR का मान नगण्य होगा। तो धारा क्या हो जाएगा, तो धारा बराबर हो जाएगी, धारा I बराबर ME अपॉन, मान रखिए MR को नगण्य मानेंगे तो MR 0 हो जाएगा, बचा R, तो I बराबर हो जाएगा M इंटू E अपॉन R, तो बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ M इंटू एक सेल से ली गई धारा। तो आपको दिख रहा है कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से, तो M गुना मिलता है हमें, तो ये लाभप्रद होगा। तो लिखा है, अतः उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, तब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना लाभप्रद होगा, क्योंकि तब परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल से ली गई धारा की कितने गुनी होती है बेटा, M गुनी होती है। तो थोड़ा सा दोनों को आप एक बार समझे, तभी हमें मिश्रित संयोजन समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट का आप रिकॉल कीजिए फटाफट, फिर आप आगे बढ़ते हैं गाइस।
चलिए बात करते हैं संयोग, या हम बोल सकते हैं कि कौन सा संयोजन, तो हम बात करते हैं मिश्रित संयोजन या मिश्रित क्रम संयोजन में। तो मिश्रित क्रम संयोजन में क्या होगा गाइस, मिश्रित क्रम संयोजन में हम सेलों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे, साथ साथ इन सेलों को समांतर क्रम में भी जोड़ा जाएगा। इस तरीके से एक अरेंजमेंट बना लिया मैंने, तथा इसके साथ साथ एक बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा रहता है। जैसे श्रेणी क्रम में हम लोगों ने बनाया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों को, या इस तरीके से मान लो n सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में भी जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ हम उसे समांतर क्रम में भी जोड़ रहे हैं। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम में सर, ठीक है। ये किसको दर्शाता है, श्रेणी क्रम को। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ एक बाह्य प्रतिरोध भी जोड़ा जाता है। यह हम लोगों ने मान लिया सेल, ठीक है। तो सेल आपको पता है प्लस माइनस सभी सेलों पर इस तरीके से दिया जाएगा। तो हमने मान लिया कि इस कंडीशन में, या हम बोले कि श्रेणी क्रम में n सेल जुड़े हुए हैं, और बात करें अगर समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में हम लोग मान लेते हैं m सेलों को जोड़ा हुआ है। m सेल समांतर क्रम में m सेल जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में n सेल। अब मिश्रित संयोजन की बात हो रही है गाइस, ठीक है। और ये बिंदु हम लोगों ने लगा दिया a, इधर एक बिंदु दे देते हैं b। अब बात होती है यहाँ पर मिश्रित संयोजन है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध जो होता है R, ये अंडरस्टूड मैटर है। तथा इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया बेटा R, कैपिटल R, ठीक है। तो हम बात करें कि सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में सेलों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब दोनों क्रम में एक साथ संयोजित किया जाता है। तो आपको पता है यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है गाइस, आंतरिक प्रतिरोध वो क्या है, स्मॉल r, व बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ये तो हम लोगों ने माना है, या मान भी सकते हैं, लिख सकते हैं कि यदि ये हो, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब कुल विद्युत वाहक बल की पहले तो हम लोग डिस्कस कर लें। कुल विद्युत वाहक बल, तो सर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, n जुड़ा हुआ है, साथ में m पद तक जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा NME, तीनों को एक साथ कर दीजिए, NME हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में बात करूं तो n सेल जुड़े हुए हैं और r प्रतिरोध है, तो NR हो जाएगा। और उसी को समांतर क्रम में भी जोड़ा गया है, कुल आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा NR। तब संयोजित में या साथ में संयोजित क्रम में इसी को हम लोगों ने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, तो संयोजित क्रम में 1/r तुल्य बराबर हो जाएगा 1/nr प्लस 1/nr। इस तरीके से कितने पदों तक जोड़ा हुआ है, m पदों तक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m पदों तक जोड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/r तुल्य बराबर हो जाएगा बेटा, m पदों तक जोड़ा है तो m अपॉन हो जाएगा nr। ये आपको पता ही है, ठीक है। तो R तुल्य की जो वैल्यू मिलेगी वो रेसिप्रोकल होकर
NR ऊपर चले जाएगा और अपॉन में आ जाएगा M। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, सो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो परिपथ के कुल प्रतिरोध की अगर बात करें तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा, चूंकि बाह्य प्रतिरोध R है, आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों ने टोटल निकाल लिया है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस NR अपॉन M। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा MR प्लस NR अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? M। MR प्लस NR अपॉन क्या हो जाएगा? M। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा एक बार, फिर पढ़ते हैं आगे इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें हम लोगों ने श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोधों की बात की, चूंकि श्रेणी क्रम में तो हमारा n ही रहेगा बेटा, यहां थोड़ा सा देख लेना। श्रेणी क्रम में तो हमारा क्या रहेगा? श्रेणी क्रम में अगर n जोड़े हुए हैं तो n ही रहेगा, और समांतर क्रम में तो बेटा क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है, मतलब समांतर क्रम में नियत रहता है, तो a ही रहेगा, तो हमारा कुल विद्युत वाहक बल n ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या मिल गया आपको? प्रतिरोध। अब हम लोग निकालेंगे सेल से ली गई धारा। तो सेल से ली गई धारा, सेल से ली गई धारा का मान क्या हो जाएगा? तो I बराबर हो जाएगा बेटा कुल विद्युतवाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा बेटा कुल विद्युतवाहक बल कितना है? NE, मैंने जैसे आपको बताया, चूंकि n जोड़े हुए हैं, m में तो कांस्टेंट रहेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा MR प्लस NR अपॉन M। तो ये m जो है अपॉन में वैल्यू है, तो ये ऊपर चले जाएगा, बचेगा MNE अपॉन में MR प्लस NR। तो ये सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में हमें क्या मिला? मिश्रित क्रम संयोजन में सेल से ली गई धारा। अब इसके भी दो केसेस बनेंगे, अगर आंतरिक बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो या आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो तो क्या स्थितियां बनती है, तो इसको भी हम लोग केस फर्स्ट और केस सेकंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केस फर्स्ट, यदि MR बड़ा हो NR से, तब NR को नगण्य मानने पर, तो धारा I बराबर हो जाएगा बेटा, ऊपर है NME, अपॉन में क्या बचेगा? सिर्फ है MR। सो M से M कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल होगा, धारा I बराबर मान निकलेगा आपका NE अपॉन R। ये श्रेणी क्रम में की बात होगी। ठीक है, वैसे ही अब थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, केस सेकंड की बात करें। यदि अब NR जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो? बड़ा हो से, तब MR को नगण्य मानने पर, या MR नगण्य होगा, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। तो नगण्य मानेंगे तो धारा क्या हो जाएगा? धारा का मान हो जाएगा, तो धारा, चलिए धारा क्या हो जाएगी बेटा? तो धारा I बराबर हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला है NME, और अपॉन में किसको बड़ा माना है हम लोगों ने? NR को, तो N से N कैंसिल, I बराबर हो जाएगा ME अपॉन R। दोनों में ही N गुणा और M गुणा का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल केस हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? तो विद्युत विभव तथा विद्युत धारा के गुणनफल को, मतलब किसी सर्किट में, किसी परिपथ में कितना विभव है और कितनी धारा है, इनके गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे अक्षर P से दर्शाते हैं, अर्थात P बराबर होता है VI। ठीक है, मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा विभव का होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, या हो जाएगा बेटा वॉट। P बराबर VI पावर। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक उष्मक का प्रतिरोध 110 ओम है, तो क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आ रहा है,
उसका पहले गिवन टर्म्स लिख लीजिए। दिया है एक उष्मक का प्रतिरोध मतलब R बराबर 110 ओम दिया हुआ है सर। उसमें प्रवाहित धारा भी हमें दी हुई है। धारा कितनी दी हुई है? तो धारा दी हुई है, धारा I बराबर 2.0 एम्पियर, या हम लिख सकते हैं 2 एम्पियर गिवन है सर। उष्मक की विद्युत शक्ति को वाट में ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए कि मैंने तो सर पढ़ा P = VI, तो मैं थोड़ा सा इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूं आपको, तो यहां से बहुत बेस्ट आप तरीके से समझ सकते हो इस चीज को। अर्थात P बराबर फॉर्मूला बना हमारा VI। अब यहां से एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, चूंकि V बराबर होता है सर IR, तो P बराबर क्या हो जाएगा? V की जगह मैं रखूंगा IR × I, तो या P बराबर हो जाएगा I²R। तो फॉर्मूले दो बने हमारे पास, एक तो P बराबर VI बना बेटा, और एक P बराबर I²R, उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो पावर, तो धारा जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति P बराबर हो जाएगा I²R। मान रखें तो P बराबर हो जाएगा I² मतलब 2 का स्क्वायर गुणा R कितना है 110, तो P बराबर हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4 गुणा 110, तो P बराबर हो जाएगा जो हमारी वैल्यू आई वो आई 440 वाट। ठीक है। इसके अलावा शक्ति की बड़ी इकाई क्या होती है वो आपको पता ही है, हॉर्स पावर या अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। सबसे बड़ी इकाई हॉर्स पावर या अश्व शक्ति होती है, इसको अब आप याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अश्व शक्ति को जनरली HP लिखा जाता है, हॉर्स पावर 746 वाट एक हॉर्स पावर बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक डेफिनेशन है विद्युत ऊष्मा। तो विद्युत ऊष्मा कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग विद्युत ऊष्मा को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितने समय के लिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिवाइस कितनी हम बोल सकते हैं कि कितने पावर या कितनी शक्ति को एज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम्ड कर रहा है। तो विद्युत शक्ति तथा समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? विद्युत ऊष्मा कहा जाता है। विद्युत ऊष्मा बराबर होता है, अर्थात विद्युत ऊष्मा बराबर हो जाएगा बेटा विद्युत शक्ति गुणा समय। कितने समय में कितनी पावर या कंज्यूम्ड होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको H से दर्शाते हैं, H बराबर हो जाएगा PI। P के दो मान या करके मैं लिख सकता हूं, H बराबर P का पहला मान क्या, बोलो फटाफट, क्या था? VI था, है ना। P बराबर मैंने क्या लिखा था? T। VI इंटू क्या हो जाएगा T। या दूसरा एक मान और मैंने लिखा था, H बराबर VI की जगह और क्या लिखा था बेटा? VI की जगह मैंने लिखा था I²R, तो I²RT। तो कितने हो गए? 3 मान हो जाते हैं। H बराबर PT, H बराबर VIT, H बराबर I²RT। मात्रक की बात करूं तो आपको पता ही है कि विद्युत ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी, सामान्य मात्रक की बात करें, और जनरली ऊष्मा को अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वो होता है जूल, एक जूल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा? 1.54 किलोवाट विद्युत शक्ति के हीटर का उपयोग 30 मिनट तक करने से कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी? क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। फटाफट जरा बनाओ, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बना लिया होगा शायद, देखते हैं। पता ही है आपको कन्वर्ट कैसे करना था, तो मैंने आपको दिया हुआ था जो क्वेश्चन वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं था गाइस। जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। विद्युत शक्ति दी हुई है, वो दी है 1.54 किलोवाट में दी हुई है। तो पहले तो हमें इस जो वाट होता है उसमें कन्वर्ट करना होगा। किलो के लिए क्या लिखते हैं, तो आपको पता है कि किलो के लिए लिखते हैं 1.54 गुणा
10 की घात 3 किलो जो होता है 10 की घात 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो किलो वाट से किस में कन्वर्ट हो गया, वाट में, ये कन्वर्ट हो गया। सिर्फ वैल्यू रखना है, ठीक है। आगे दिया हुआ है मिनट, कितना मिनट, समय दिया हुआ है बेटा, समय दिया हुआ है 30 मिनट। तो मिनट के लिए क्या लिखते हैं, तो आपको पता है कन्वर्ट करना है, मिनट के लिए लिखेंगे सर 60। 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो वैल्यू रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड। बस सॉल्व कर लीजिए। तो उष्मा कितनी होगी, तो उष्मा के लिए फॉर्मूला बेटा, तब उष्मा H बराबर होती है, H बराबर मैंने क्या लिखवाया है, PT। तो H बराबर हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 1.54 गुणा 10 की घात 3 गुणा में 1800 को मैं लिख सकता हूँ 18 गुणा 10 की घात 2 बेटा। H बराबर हो जाएगा 1.54 गुणा 18 गुणा 10 की घात हो जाएगा बेटा 5। तो H बराबर 1.54 में आपको 18 का गुणा करना है, ठीक है, और सॉल्व करना है। या नहीं समझ में आ रहा है तो बस करना क्या है, 154 में 18 को गुणा कर दो, ठीक है। तो कितना होता है उसको आप गुणा कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है बेटा। तो 18 और 18 में 4 का गुणा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट इस तरीके से गुणा करके देखो। 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 3 एकम 3 और 4 70, तो 72 होता है। 72 का 2 हासिल है 7, ठीक है। फिर 18 पंजे 72 में 18 जोड़ दो फटाफट, तो कितना हो जाएगा बेटा 90, ठीक है। जोड़ेंगे 90 में कितना जुड़ेगा 7, तो 97 हो जाएगा, बचा 7, 9 आ गया हमारा। और 18 एकम 18 और 9 तो कितना हो जाता है 27, तो 27 72 आंसर होगा 27 72। तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, गुणा 10 की घात 5। और हीट है तो ये किस में आएगी, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें जूल, और प्रायोगिक मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है गाइस। सॉल्यूशन है आपका। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके साथ न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच।